गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोगों ने पार्ट 5 में जो हमारी भारत की न्याय प्रणाली है उसके बारे में अध्ययन किया था। उसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने लगभग आधा चैप्टर कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जो सुधा थी उसके मामले में जो निर्णय आया था। उसके बाद हमारे देश की जो महिलाएं हैं, बुद्धिजीवी महिलाएं हैं, उन लोगों ने एक नए कानून को बनाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया था और इसमें उनको सफलता 2006 में मिली थी, जब घरेलू हिंसा अधिनियम बनकर तैयार हुआ था। आगे हम लोग पढ़ेंगे आज क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले। देखिए, भारत में जो न्याय प्रणाली है ऐसे हम बताए थे। यहाँ पे जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, यहाँ पे उच्च न्यायालय यानी हर राज्य का अपना अपना एक न्यायालय होता है और शीर्ष पे सर्वोच्च न्यायालय होता है। जो सुधा गोयल का मामला था, पहले यहाँ की जो कोर्ट थी जिला न्यायालय की, उन्होंने कह दिया कि जो तीनों सुधा के ससुराल वाले थे उनके ऊपर आरोप साबित हो गया और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस जिला न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होकर सुधा के ससुराल वाले उच्च न्यायालय में गए। वहाँ कोर्ट ने उन तीनों को बरी कर दिया। फिर इसके निर्णय के खिलाफ सुधा के मायके वाले सर्वोच्च न्यायालय में गए और वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सुधा के हस्बैंड को छोड़ करके बाकी दोनों लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और वो लागू हुआ, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके ऊपर और कोई न्यायालय नहीं होता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय उसके नीचे के जो सभी न्यायालय होते हैं उनको मानना पड़ता है। बात समझ में आई? सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होता है और उसके निर्णय को सभी लोगों को मानना होता है, यहाँ तक कि सरकार को भी उनकी बातों को मानना पड़ता है। अब देखिए, विधि व्यवस्था का विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं। देखिए, कानून दो प्रकार के होते हैं, दीवानी कानून और फौजदारी कानून। दीवानी कानून, दूसरा है फौजदारी कानून। इनमें कुछ अंतर होता है, उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग तो ये समझ लेते हैं कि दीवानी कानून क्या होता है और फौजदारी कानून क्या होता है। दोनों मामले जब न्यायालय में चलते हैं तो अलग अलग न्यायालय में चलते हैं। जैसे दीवानी मामलों का संबंध रुपए पैसे से होता है, ठीक है। दीवानी मामलों का संबंध रुपए पैसे से होता है और फौजदारी कानूनों का मतलब, न्यायालय का मतलब जो ऐसे मामले जहाँ पे मारपीट हुआ हो। बात समझ में आई? जहाँ पे मारपीट होता है वहाँ पे फौजदारी कानून लागू होता है और जहाँ पे रुपए पैसे की बात आती है वहाँ पे दीवानी मामले की बात आती है। आगे हम लोग देखते हैं इनमें मुख्य अंतर क्या है। फौजदारी कानून में सीधा सीधा मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट से होता है, जबकि दीवानी कानूनों में पैसे रुपए, भूमि जमीन जायदाद से संबंधित मामले होते हैं। दूसरा अंतर है, फौजदारी कानून में FIR पुलिस को दर्ज कराना जरूरी होता है, उसके बाद ही न्यायालय में आप जा सकते हैं। लेकिन दीवानी कानून में ऐसी बात नहीं है। अगर कोई आपकी ज़मीन को जबरी कब्जा कर लिया या जबरी पैसा ले लिया है आपसे, तो आप सीधे उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, आपको पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर कोई व्यक्ति फौजदारी कानून में दोषी साबित होता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अगर दीवानी कानूनों में ऐसा होता है तो उसे रुपए चुकाने पड़ते हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पे दीवानी और फौजदारी कानून दोनों होता है। जैसे
मार करके किसी का रुपया छीन लेना। तो वहाँ पे मारेंगे तो कौन से कानून के अंतर्गत आएंगे? फौजदारी। उसका पैसा भी छीन लिए तो दीवानी, यानी ये वाला जब मामला जाएगा तो दीवानी में भी चलेगा और फौजदारी में भी चलेगा। तो मार करके किसी को छीनना, किसी का कुछ चीज़ छीनना बहुत ही बड़ा अपराध आता है। आपके ऊपर दोनों धाराएं लगेंगी और आपको जब सज़ा होगी तो पैसे की भी सज़ा होगी और जेल में भी रहना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ आप बताइए, कुछ अपराध दिया गया है, वो किस श्रेणी में आएंगे? दीवानी में आएंगे, फौजदारी में आएंगे? देखिए, कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज परेशान करते हैं। ये दीवानी कानून में आएगा कि फौजदारी कानून में आएगा? पैसा रुपया से संबंधित मामला है? नहीं, तो किस में चला जाएगा? फौजदारी मामले में। अगला है, एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वह मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है। तो कौन सा इस पे कानून लागू होगा? इस कानून के अंतर्गत रुपया पैसे की बात आ गई तो दीवानी मामले में। यही बात समझना है हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण ले सकता है? यस, एकदम सही बात। भारत का कोई भी नागरिक जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या कोई व्यक्ति उसका शोषण कर रहा है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। यहाँ धनी अमीर छोटा बड़ा से मतलब नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की है, देखिए ये बातें सुनने में तो बहुत ही अच्छी लगती हैं कि हर व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है, लेकिन हमारे देश का कानून ऐसा है कि जो कानून बनाता है उस पर लागू नहीं होता। जो कानून बनाता है उस पे लागू नहीं होता है, और जिस पे लागू होता है वो कानून को मानता नहीं है। जैसे पुलिस, जिस पर कानून लागू होता है वो कानून को मानता ही नहीं है, और जिस पे लागू होता है वो कानून को जानता ही नहीं है, जैसे हम और आप। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश के मात्र 10-20% ही लोग ऐसे हैं जो कानूनों के बारे में जानते हैं, और जो जानते हैं कानूनों को वो मानते नहीं हैं। जैसे पुलिस, वकील कानून जानते हैं इसलिए उनका कोई कुछ कर पाता है? नहीं, वो उसको किसी भी कानून को मानते ही नहीं है, क्योंकि वो उसको जानते हैं। तो हमारा बताने का मतलब ये है कि संविधान में तो ये बना दिया गया है कि कानून सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगा, और किसी का कोई शोषण करता है या कानून से कोई असंतुष्ट है तो न्यायालय की शरण ले सकता है। लेकिन क्या एक गरीब व्यक्ति, हम न्यायालय में जाते हैं तो लाखों रुपया खर्च हो जाता है, एक गरीब आदमी जिसको खाने कमाने भर के लिए पैसा है वो न्यायालय की शरण ले सकता है? एकदम नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका, यानी जनता के हित में कोई भी व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो उसकी तरफ से दूसरा कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। ऐसे बहुत सारे मामले हम गिनाएंगे आप लोगों को जहाँ पे निःशक्त और कमज़ोर लोगों की सहायता के लिए बहुत सारे लोग आगे आए और उनके मूल अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा था उसकी रक्षा किए। तो ये बात है। दूसरी बात, हमारे देश में जो न्यायालय है वहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या इतनी कम है
कि न्याय होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। अब किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मार दिया है और वो केस चल रहा है, चलते 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 जब वो बुजुर्ग होकर के मर जाएगा तब न्यायालय फैसला देगा कि फलाने व्यक्ति ने उसको मारा है, उसको सज़ा होनी चाहिए, और उससे पहले ही वो व्यक्ति क्या हो गया, मर गया। तो क्या ये निर्णय सही हुआ, न्याय हुआ यहाँ पे? नहीं। इस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें ये समझ में आएगी कि हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था है वो महंगी तो है ही, साथ ही साथ काफ़ी विलंबकारी है, बहुत ज़्यादा समय लगता है न्याय होने में। इससे न्याय मिलता तो है लेकिन उस न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये थोड़ी सी समस्या है हमारे देश के न्याय व्यवस्था में। लेकिन फिर भी हमारे देश का जो न्यायालय है उन्होंने बहुत सारे अच्छे फैसले भी दिए हैं। जैसे मिड डे मील, जो बच्चों को दोपहर का खाना मिलता है मिड डे मील, ये सरकार की देन नहीं है, ये न्यायालय की देन है। एक समय था जब कई राज्यों में अकाल पड़ गया, भोजन कम हो गया था लोगों के यहाँ, बच्चे स्कूल में जाते थे और सुबह बिना खाना खाए जाते, दोपहर में उनके घर खाना बनता नहीं, वो क्या पढ़ेंगे? जो इस बच्चे के पेट में भूख लगी होगी, किसी की भी बात हो, बच्चों की नहीं, किसी भी व्यक्ति की भी बात अगर हम करें तो जिसको भूख लगी रहेगी क्या वो पढ़ाई कर पाएगा? नहीं। तब जाके कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन का अधिकार दिया गया है उसमें भोजन का भी अधिकार है। व्यक्ति को जब तक भोजन नहीं मिलेगा बच्चे को तब तक वो जीवित नहीं रहेगा। तब उनके इस निर्णय को पूरे देश में लागू किया गया और बच्चों को दोपहर में पौष्टिक, संतुलित और स्वादिष्ट भोजन भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं। एक न्यायालय ने जो निर्णय दिया था वो बहुत ही गड़बड़ दे दिया था, उसको हम लोग जानते हैं क्या था। ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई राज्य मामला था, कोर्ट में आया हुआ। उसमें कहा गया था कि जो मुंबई वगैरह में रोड के किनारे लोग झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके पढ़ाई वो कमाई करते हैं, ठेला लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, और उससे जो कमाई होती है उसी से उनका भोजन और भरण पोषण होता है। लेकिन अगर उनको उनके उस मकान से निकाल दिया जाए तो क्या उनका वो जीवन यापन करने का जो साधन है, जो ठेला लगाते थे वो लोग, जो सब्जी बेचते थे वो लोग, अगर वहाँ रहेंगे ही नहीं तो उनका जीवन कैसे चलेगा? उनका मकान जब नहीं रहेगा, उनके पास पैसा है नहीं भाड़े के लिए, तो उनका जीवन कैसे चलेगा? इसलिए उनको उनके निवास स्थान से बेदखल करना ठीक नहीं था। लेकिन सरकार के इस फैसले को, कोर्ट के इस फैसले को अनुचित मानते हुए भी सरकार को लागू करना पड़ा। अब देखिए, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय में दो फैसला दिया था। पकड़ी पापा। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने दो प्रकार का फैसला दिया। उसमें जो पहला फैसला दिया था वो उसमें लोगों की आजीविका और उसके बसने वाले स्थान को सुरक्षित रखा गया था। लेकिन दूसरे निर्णय में उन्होंने उसको पलट दिया और शहर के किनारे झुग्गी झोपड़ियाँ जो थी उनको हटाने के लिए सहमति प्रदान कर दिया था। तो इन सब चीज़ों में से कुछ जगह तो कोर्ट ने अच्छा काम किया, लेकिन कुछ जगह बहुत ही कम काम किया है और लोगों को उनके द्वारा दिए गए निर्णयों से परेशानी भी होती है।
एक यहाँ देखिए, इस चित्र में कुछ महिलाएं दी गई हैं। वो मुसलमानों से संबंधित एक मामला है, जिसमें लगभग 2002 में 2002 क्या 1987 से के समय से ही मामला चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों, बहुत सारे मुसलमानों को मार दिया गया था। वही मामला चल रहा है और अभी भी वो मामला चल रहा है, यानी 1987 से लेकर के मामला अभी चलिए रहा है और उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। तो जब बताइए इतने दिन में निर्णय नहीं हुआ, लगभग 33-34 साल हो गया, तो अब निर्णय आने से भी क्या फ़ायदा होगा। आगे हम लोग देखते हैं, हमारे देश में कुल लगभग जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें 31 न्यायाधीश होते हैं, 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल मिला के 31 न्यायाधीश। और हमारे देश के सभी राज्यों में एक एक उच्च न्यायालय बनाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे राज्यों में उच्च न्यायालय नहीं बने हैं और अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों से ही उनका काम होता है। बहुत सारे ऐसे न्यायाधीशों के पद हैं जो अभी खाली पड़े हुए हैं, जिसके कारण न्याय आने में काफ़ी विलंब लगता है, काफ़ी समय लगता है और बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इतनी समस्याएं होने के बाद भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत में न्यायालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर की जो शक्तियां हैं उन पर अंकुश लगाया है कि ये लोग मनमानी न करने पाए। अगर ये लोग मिल कर के मनमानी करने लगते तो आज भारत में लोकतंत्र नहीं रह जाता। इसका मतलब ये है कि भारतीय न्याय प्रणाली अभी भी बहुत कारगर है और उसको सफल बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और अनेक सुझाव आए हैं जिस पे हमारी सरकार, हमारी न्याय प्रणाली कारगर तरीके से उस पे काम करने जा रही है। तो ये छोटी सी बातें थी हम लोगों के यहाँ न्यायालय के बारे में, और इसको आप लोग देखिए, समझिए, किताब को पढ़िए, PDF दिए ही हैं। जो चीज़ें न समझ में आए उसको पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। प्रश्न उत्तर हम लिखवा देंगे, नोट्स दे देंगे। और ये आज हम लोगों का तीनों विषयों का आधा आधा चैप्टर समाप्त हो गया है। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कल से हम लोग रिवीजन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। एक एक चैप्टर हम आप लोगों को समझाएंगे, प्रश्न उत्तर, और आप लोग उसको देखते रहिए। धन्यवाद।